हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में, जो कि दूसरा लाइफ प्रोसेस है हमारे एनसीईआरटी में। तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इन द सेल इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ये दो टाइप से होती है, वाया डिफरेंट पाथवेज। तो पहली है बच्चों एरोबिक। एरोबिक जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, हम विद द हेल्प ऑफ एयर या ऑक्सीजन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय यूजिंग ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की हेल्प से हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवा रहे हैं। इस प्रोसेस के टाइम पर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो कि एटीपी के फॉर्म में हमारे सेल्स में स्टोर हो जाती है। इसके साथ में CO2 भी रिलीज होता है, जो ब्रीदिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में होती है एक्सेप्ट फ्यू। ये प्रोसेस हमारे सेल्स के साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। सेकेंड है एनेरोबिक। देखिए, एनेरोबिक मीन्स विदाउट एयर। तो हाँ, ये रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की कमी में होती है। ये प्रोसेस होती है ईस्ट सेल्स में एट द टाइम ऑफ फर्मेंटेशन, जिसकी हेल्प से हम वेरियस अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाते हैं। इस रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज काफ़ी कम होता है एंड बाय प्रोडक्ट्स भी अलग होते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोसेस हमारी मसल्स में होती है ड्यूरिंग हैवी फिजिकल एक्सरसाइजेस। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन डिफरेंट पाथवेज। तो ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसके ब्रेकडाउन को ही हमने रेस्पिरेशन कहा है। तो जो इनिशियल प्रोसेस होती है ग्लूकोज से पायरुवेट में, जो कन्वर्जन है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर इस सेल में हो रही है तो विदाउट ऑक्सीजन होगा ये प्रोसेस, बनेगा इथेनॉल, एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, जब ये हमारी मसल्स में होगा यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में, तो लैक्टिक एसिड बनेगा एंड एनर्जी रिलीज होगी। तीसरा, अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है यानी कि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर बनेगा। अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग ऑर्गन का यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट ब्रीदिंग के लिए। तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लंग्स यूज़ करते हैं फॉर देयर गैशियस एक्सचेंज। एम्फीबियंस लंग्स, बॉडी सरफेस या गिल्स का यूज़ करते हैं। फिशेस यूज़ करती हैं गिल्स, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑक्सीजन एयर से नहीं ले सकती, उन्हें पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन पर ही डिपेंड होना पड़ता है। इसलिए उनकी ब्रीदिंग रेट हमसे फास्टर होती है, क्योंकि पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होता है। अब जानते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं हमारे ब्रीदिंग में? तो सबसे पहले है नॉस्ट्रल, जहाँ से एयर एंटर करती है, और नॉस्ट्रल्स में प्रेजेंट है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो एयर को फिल्टर करते हैं एंड उसे ह्यूमिडिफाई करते हैं। यहाँ पर म्यूकस भी सिक्रीट होता है, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स की एंट्री को रोक देता है। अब आता है हमारा नेजल पैसेज। इसके थ्रू एयर पास होती है ब्रीदिंग के टाइम पे। फेरिंग्स नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा। ये एक जंक्शन होता है जहाँ पर फूड पाइप एंड विंड पाइप मिलते हैं। फिर आता है हमारा कार्टिलेजिनस बॉक्स यानी कि लैरिंग्स। इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। फिर आता है हमारा ट्रेकिया। ये विंड पाइप है जहाँ से एयर लंग्स में एंटर करती है। इसकी ओपनिंग को ग्लॉटस कहते हैं एंड वहाँ पर एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है, जो विंड पाइप को कवर करता है वाइल स्वेलोइंग, ताकि फूड विंड पाइप में एंटर ना कर पाए। हमारा ट्रेकिया कवर होता है कार्टिलेजिनस रिंग से, जो उसे कोलैप्स होने से बचाती है जब एयर का प्रेशर कम होता है। ट्रेकिया फर्दर डिवाइड होती है ब्रोंकाई
एंड ब्रोंकाई लंग्स में जाके थिन ब्रांचेस ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होते हैं एंड ये ब्रोंकियोल्स के टर्मिनल पर एल्वियोलर सैक होते हैं जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। फिर आती है एक डोम शेप मस्कुलर शीट जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं। ये थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है एंड ब्रीदिंग में हेल्प करती है। अब देखते हैं एक्सहेलेशन में क्या होता है। इस प्रोसेस में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होती हैं जबकि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से रिब्स इनवर्ड मूव करेंगे एंड थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब यहाँ डायफ्राम अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा एंड लंग्स को कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से एयर का प्रेशर अंदर की तरफ बढ़ेगा और वो बाहर की तरफ मूव करेगी। तो इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन इक्वल्स टू ब्रीदिंग। ये तो हमने बात की मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की। अब जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आया है वो एब्जॉर्ब कैसे होगा? तो एल्वियोलाई में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है जो ऑक्सीजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करती है एंड ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है एंड डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।